हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे थे और उसमें आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आज के सेशन में अपन इस चैप्टर का परिचय देखेंगे कि अलग अलग जो जंतु हैं, जो एनिमल्स, उसमें ऐसे कौन कौन से अंग है जिससे उनका जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्ज उत्पाद है, उनका निष्कासन होता है। छोटा सा ये टॉपिक है जो जिसे एनिमल किंगडम में अपन डिटेल से पढ़ते हैं, और साथ साथ में मानव के बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि मानव में कौन कौन से अंग है जो उत्सर्जन में मदद करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं। अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा आप लोग इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र कुमार से मैं आपको मिलूंगा। ठीक है, अगर आपको डाउट की पिक्चर शेयर करनी है तो आप इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र कुमार शेयर सर्च कीजिए, वहां आप अपने डाउट की पिक्चर सेंड कीजिए, वहां अपन डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टार्ट अपन करते हैं परिचय उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का अपना चौथा चैप्टर है और 11वीं की एनसीईआरटी का 19वां चैप्टर। ठीक है, प्राणी उपापचय अथवा अत्यधिक अंतःग्रहण जैसी क्रियाओं द्वारा अमोनिया, यूरिया एवं यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य आयन जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फॉस्फेट, सल्फेट आदि का संचय करते हैं। ठीक है, तो प्राणी क्या करता है? उपापचय। उपापचय का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसके अंदर उपचय और अपचय। ठीक है, उपचय प्लस अपचय, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में दो प्रकार की प्रोसेस होती है, जिसमें अपन जटिल को सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, या हो सकता है कि सरल से वापस जटिल में अपन परिवर्तित करते हैं, जिससे अपने शरीर की जितनी भी सारी क्रियाएं हैं वो संपन्न होती है। तो उपापचय की अपन बात कर रहे हैं, या अत्यधिक अंतः ग्रहण, या अपन ने ज्यादा ले लिया, अंदर ग्रहण कर लिया। उन जैसी प्रक्रियाओं द्वारा क्या होता है, जितने भी यहाँ पर नाम लिखे जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, या जितने भी यहाँ पर अपने पास लिखे हैं, उनका अपन क्या कर सकते हैं? संचय कर लेते हैं। तो ये जो है अधिकतर इनमें से क्या है? टॉक्सिक है, विषैले हैं। जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये क्या है? विषैले हैं, तो इनको अपने शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है, निकालना आवश्यक हो जाता है। तो प्राणियों द्वारा इन पदार्थों का पूर्णतः या तो 100% या आंशिक रूप से निष्कासन आवश्यक है। अब बोला कि साहब जल जो है ये कैसा अपशिष्ट हो गया? तो जो अपन यूरिन की बात करते हैं, मूत्र जिसे अपन बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है? उसमें भी वाटर ही होता है। अगर आपने एक्सेस में वाटर लिया है, जल लिया है, पानी आप पी रहे हैं बहुत जो आपको आवश्यक मात्रा उससे ज्यादा, तो वो भी एक प्रकार से उसे भी अपने को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अधिकतर जो है सारे के सारे यहाँ पर अपने आस पास के अवशिष्ट ही है। उनका निष्कासन क्या है? आवश्यक है। इस अध्याय में आप इन पदार्थों, साथ ही विशेष रूप से साधारण नाइट्रोजन अपशिष्टों के निष्कासन का अध्ययन करेंगे। तो नाइट्रोजन वाले जो उत्पाद उनका मेनली अपन क्या करेंगे? अध्ययन यहां से करेंगे। अब जो भी हाईलाइट कर रखे मैंने पॉइंट, इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। प्राणियों द्वारा उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्टों में मुख्य रूप से अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल है। ठीक है, यूरिक लिखा है केवल, बाकी ये क्या हो जाएगा? ये यूरिक अम्ल यहां से हो जाएगा। ठीक है, यूरिक अम्ल है, ये से आप लिख लीजिएगा। तो प्राणियों की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, प्लांट्स की कोई भी बात इसमें नहीं हो रही है। तो मेनली आपको ध्यान में रखना अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल जो है, जो क्या है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। मतलब इनके संगठन की आप बात करो, रासायनिक संगठन की आप बात करो, तो उसमें क्या मिलेगा देखने को? नाइट्रोजन उसके अंदर देखने को मिलेगा। इनमें सबसे अधिक जो है, इनमें अमोनिया सर्वाधिक अविष या टॉक्सिक है। ठीक है, विषैली सबसे ज्यादा कौन सा? अमोनिया है, जिसे अपन लिखता है NH3। और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो आप लोग नोटबुक में या साइड में आप लोग लिख लीजिएगा, जितना ज्यादा विषैला होगा या टॉक्सिक होगा, उतने ही ज्यादा किसकी जरूरत होगी? जल की जरूरत होगी, उसको वहां से एलिमिनेट करने के लिए, बाहर करने के लिए। तो अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो जल की मात्रा भी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, जरूरत होगी जल की, इसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, यूरिक अम्ल कम अविषय और जल की मात्रा कम मात्रा के साथ निष्कासित किया जा सकता है। यूरिक अम्ल क्या है? थोड़ा सा कम अविषय या टॉक्सिक है। अब जैसा अभी अपन ने बात की, अमोनिया जो होता है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, मतलब इसको बाहर निकालने के लिए H2O की जो मात्रा होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जल के अंदर रहने वाले जीव या जलीय जीव जिसे अपन बोलते हैं, वो अगर जल के अंदर रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर जो अपशिष्ट पदार्थ होगा वो कौन सा हुआ? अमोनिया हुआ, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है? उसके चारों तरफ जल की बहुत ज्यादा मात्रा, जलीय जीव है इसीलिए। है कि नहीं बात समझ में आ रही? ठीक है, तो या मैं बोल सकता हूँ कि स्थल की अपन बात करें, जैसे अभी अपन स्थल पर रह रहे मनुष्य हैं, मानव की बात करें, तो यहाँ जल की मात्रा अपने को कम जरूरत होती।
तो अपने अंदर जो मिलेगा वो कौन सा होगा, वो यहाँ पर आपके पास जो सबसे कम विषैला होगा वो यहाँ पर होगा। तो सिंपल सा यही इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, अमोनियो उत्सर्ग। ठीक है, अमोनिया उत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं अनेक अस्थिल, अस्थिल का मतलब बोनी, जिसके अंदर ऐसी मछली जिसके अंदर बोन्स होती है, बोनी या अस्थिल मछलियां, उभयचर, उभयचर का मतलब जल और स्थल दोनों पर रह सकता है, और जलीय कीट अमोनिया उत्सर्जी प्रकृति का होता है। ठीक है, अमोनिया उत्सर्ग को अपन बोलते हैं अमीनोटेलिज्म, अमीनोटेलिज्म। ठीक है, अमीनोटेलिज्म। अमोनिया सरलता से घुलनशील है, इसीलिए आसानी से अमोनियम आयनों के रूप में शरीर की सतह या मछलियों के क्लोम की सतह से विसरण द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। तो अमोनिया जो है जल में विलयशील होती है। H2O की अगर अपन बात करें तो हो सकता है कि यहाँ पर जो भी अमोनियम प्लस आयन है वो यहाँ पर बन जाए, बाकी जो वेस्ट है वो यहाँ से बाहर निकल जाए। ठीक है, इस उत्सर्जन में वृक्क की अहम भूमिका नहीं होती। वृक्क का मतलब अपने पास क्या है, किडनी की बात करें एक तरह से। इन प्राणियों को अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक कहते हैं। अमोनिया उत्सर्ग को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। और जो प्राणी हैं, जैसे अपन ने बात की मछलियां, उभयचर या जलीय कीट, इन प्राणियों को अपन बोलते हैं अमोनो अमोनी अमोनो या अमोनीटेलिक एनिमल। ठीक है, अमोनोटेलिक। क्लियर है, ये आपको सिंपल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, स्थलीय आवास में अनुकूलन तो जल की हानि से बचने के लिए प्राणी कम अविश नाइट्रोजन अपशिष्ट जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो स्थल पर रह रहे मतलब पानी की कम आवश्यकता होगी इनको बाहर निकालने के लिए। सो स्तनधारी कई स्थलीय उभयचर और समुद्री मछलियां। ठीक है, ये अस्थिल मछलियां अलग है, यहाँ पर समुद्री मछलियां अलग है, ये आपको ध्यान में रखना। मुख्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि समुद्री मछली वहां पर जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है। ठीक है, परासरणता आपने सुनी होगी, परासरणता का यहाँ पर रोल होता है, जो वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, इसीलिए यहाँ पर अपन इसे यूरिया के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, और डिटेल्स अपन पढ़ेंगे जब परासरण पढ़ेंगे 11th चैप्टर के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है समुद्री मछलियां मुख्यतः किसका करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने भाई साहब, इसमें 3 एग्जाम्पल है, इसमें भी आपके पास 3 एग्जाम्पल है, और इसे अपन क्या बोलते हैं, यूरिया उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक कहते हैं। इन प्राणियों में उपापचय क्रियाओं द्वारा निर्मित अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में परिवर्तित कर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है। तो जो भी अमोनिया यहाँ पर बन रही है, ठीक है, उपापचय क्रियाओं द्वारा, जो उपापचय का मतलब होता है जितनी भी रासायनिक क्रियाएं अपने शरीर में हो रही है उसे अपन बोलते हैं उपापचय। तो उपापचय क्रियाएं जो हो रही है उससे अमोनिया बन रही, और अमोनिया यहाँ से बनने के बाद में कहाँ चली जाएगी, यकृत में, और यकृत में जाने के बाद में ये यूरिया में परिवर्तित हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला है NH2CO NH2। चाहो तो लिख लो, नहीं तो केमिस्ट्री में पढ़ लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केमिस्ट्री के टीचर से आप लोग पूछ सकते हो। तो यूरिया जो है NH2CO NH2 बनता है किससे, NH3 से, और कहाँ बनता है, यकृत में। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा चाहो तो आप लोग फ्लो चार्ट बना सकते हो, सिंपल सा 3 लाइनों वाला, जिसे वृक्कों द्वारा निस्संदन के पश्चात उत्सर्जित कर दिया जाता है। मतलब इसमें वृक्क की आवश्यकता होती है, इसके अंदर अपने को वृक्क की आवश्यकता नहीं थी। जलीय की अपन बात करें, अमोनिया की जो बात कर रहे थे। कुछ प्राणियों के वृक्कों की आधात्री या मैट्रिक्स में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है। तो पूरा 100% जैसा अपन ने बात की, सबसे पहले अपन ने बात कर ली कि आंशिक या पूर्णतया, ठीक है, इन पदार्थों का तो पूर्णतया क्या होगा, आंशिक रूप से निष्कर्षण होगा। तो यहाँ जो ये बोल रहा है कि कुछ जो अपने पास क्या है, जो यूरिया है वो रह जाती है, मतलब आंशिक अपन इसका उत्सर्जन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपने शरीर की परासरणता को बना के रखना है। ठीक है, ब्लड प्रेशर वगैरह यहाँ से चेंज हो सकता है, काफी कुछ यहाँ से होता है, वो आगे अपन देखेंगे। तो अभी यूरिया जो है उसकी कुछ मात्रा यहाँ पर रह जाती है। नेक्स्ट यूरिक अम्ल वाला बचा है। सरीसृपों, पक्षियों, स्थलीय घोंघों तथा कीटों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में होता है, और ये यूरिक अम्ल उत्सर्जन यूरिकोटेलिक। ठीक है, यहां आप लोग देखो इसके अंदर लिखा है यूरियोटेलिक, ये आपको ध्यान में रखना है। यूरियो का मतलब यूरिया, ठीक है, यूरिया से बोल रहा है, जबकि यहां इसने बोला है यूरिकोटेलिक। क्या बोला है, यूरिकोटेलिक, मतलब यूरिक एसिड जो है यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो किस किस के अंदर, सरीसृप हो गया, जैसे सांप वगैरह की अपन बात करते हैं जो रेंगने वाले हैं, पक्षी हो गया, स्थलीय घोंघे हो गए, और कीट की अपन बात करें तो उसके अंदर पक्षी वगैरह आपने देखा होगा। तो पक्षी जो है छोटा सा जो पेस्ट के रूप में, गोलेगांव के रूप में क्या करता है, जो भी अपना अवशिष्ट पदार्थ है उसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, प्राणी जगत में कई प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। अधिकांश एक कशेरुकियों में संरचना सरल नलिकाकार रूप में होती है, जबकि कशेरुकों में क्या होती है, जटिल नलिकाकार अंग में होती है। ठीक है, तो ये जो एनिमल किंगडम अपन पढ़ते हैं तो उसमें अपन क्या बोलते हैं,
एनिमल किंगडम जंतु जगत है, फोर्थ चैप्टर, उसमें अपन बोलते हैं सबसे पहले होता है पोरीफेरा, ठीक है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं। उसके बाद में सिलेंट्रेटा, उसके बाद में टीनोफोरा, उसके बाद में प्लेटेलमिंथिस जिसे अपन चपटा बोलते हैं, उसके बाद में एस्केलमिंथिस अपन गोलकर्मी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे जैसे अपन चलते हैं पोरीफेरा से, जो मैमल से जो स्तनधारी है, ठीक है, उसकी ओर अगर अपन चलते हैं तो क्या होता है, जो जटिलता है वो यहाँ से बढ़ती है। तो जो सरल जीव होंगे, ये पोरीफेरा क्या सरल जीव है, तो सरल जीव में क्या होंगे, सरल नलिकाकार रूप में होते हैं जो भी अंग होते हैं उत्सर्जन वाले। जबकि अपन मैमल्स की बात करते हैं, ये सबसे जटिल है, तो यहाँ पर क्या होगा, जटिल नलिकाकार अंग होंगे जिसे अपन बोलते हैं प्रज्ञा किडनी, जिसे अपन हम बोलते हैं। आईफोन लेने के लिए किडनी बेची होगी किसी ने, या सुना होगा, नहीं? मैंने तो बेची है भाई साहब, ठीक है, मैंने तो बेची है, ठीक है। इन संरचनाओं के प्रमुख रूप नीचे दिए गए। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें समझने ऐसा कुछ है नहीं, याद रखने वाला ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसे आप जो फोर्थ चैप्टर है जंतु जगत है, उससे आप रिलेट करके देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसी चैप्टर का सारांश एक तरह से उत्सर्जन का, ठीक है। सो आदि वर्ग जिसे अपन बोलते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया, जो नेफ्रीडिया टर्म है वो वृकक के लिए अपन यूज में लेते हैं, ठीक है, वृकक के लिए यूज में लेते हैं। प्रोटो का मतलब होता है पहले वाला, प्रोटो का मतलब पहले वाला, आज जो है उससे पहले, ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं प्रोटो। तो आदि वर्ग का मतलब सबसे पहले वाला जो वृकक मिला अपने को, प्रोटोनेफ्रीडिया। या ज्वाला कोशिकाएं जिसे अपन बोलते हैं फ्लेम सेल, ठीक है, फ्लेम सेल। प्लेटेलमिंथिस चपटी कर्मी जैसे प्लेनेरिया, रोटीफर, कुछ एनालिट्स, ठीक है, ये ज्वाला कोशिकाएं या जो आदि प्रकार इन्होंने लिखा है, ये किस किस के अंदर मिलता है, ये प्लेटेलमिंथिस जिसे अपन चपटा कर्मी बोलते हैं, जैसे प्लेनेरिया इसका एग्जांपल है। रोटीफर, जैसे कुछ एनालिट सॉरी, सिफेलोकॉर्डेट, एम्फियोक्सिस, ये जो है एनिमल के नाम है, एम्फियोक्सिस जो है ये भी आपको मिल जाएगा जंतु जगत में, तो ये जंतु का नाम है। आदि में उत्सर्जित संरचना के रूप में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ज्वाला कोशिकाएं, प्रोटोनेफ्रीडिया। आदि वृकक प्राथमिक रूप से आयनों व द्रव के आयतन नियमन जैसे परासरण नियमन में संबंध है। तो ठीक है, तो जो परासरण है, आयतन के आयतन की जो अपन बात करते हैं, सॉरी आयनों की अपन जो बात करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, कुछ भी हो गया, तो आदि वृकक जो है या जो फ्लेम सेल की अपन बात करते हैं वो क्या करते हैं, या तो आयन का या जो द्रव है उसके आयतन नियमन जैसे परासरण नियम से संबंधित है। तो परासरणता को बना के रखता है। अपना जो शरीर है, जो रक्त द्रव्य है या जो शरीर द्रव्य की अपन बात करते हैं, उसकी अगर परासरणता चेंज होती है तो किसी भी प्रकार की डिजीज डिसऑर्डर अपने को हो सकता है, जो इस चैप्टर में आगे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। सॉरी, केंचुए व अन्य एनालिड में नलिकाकार उत्सर्जी अंग वृकक पाया जाता है। तो वृकक की बात करें तो केंचुआ और जो एनालिड है वो क्या है, थोड़े से जटिल एनिमल है, तो वहां पर वृकक मिलेगा। वृकक नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने तथा द्रव और आयनों का संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। जितने भी उत्सर्जी अपने पार्ट है, वो जो आयन है और जो द्रव है उसकी परासरणता को तो मेंटेन करके रखेंगे ही रखेंगे, और साथ साथ में उत्सर्जन भी करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप 11th क्लास में आप लिखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, तो जो भी उत्सर्जी अंग है वो क्या करेंगे, उत्सर्जन में हेल्प करेंगे और परासरणता को बना के रखते हैं। ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। बाकी नीट की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम्पल तो आपको ध्यान में रखने ही है, जितने भी एग्जाम्पल है वो। नेक्स्ट, तिल चट्टो, कॉकरोच सहित अधिकांश कीटों में उत्सर्जी अंग के रूप में मेल पीजी नलिकाएं पाई जाती है। तो कॉकरोच जो है, घर में देखा होगा कॉकरोच, ठीक है, उसके अंदर जो उत्सर्जी अंग है वो मेल पीजी साइंटिस्ट के नाम से दिया गया, मेल पीजी नलिका इसे अपन बोलते हैं, ठीक है। मेल पीजी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों के उत्सर्जन और परासरण नियमन में हेल्प करता है। तो ये उत्सर्जी अंग है, तो ये जो है उत्सर्जन में हेल्प करेगा, और परासरणता ये मैंने जो 2 पॉइंट बताए, तो ये 2 सब में कॉमन है, ठीक है। और नेक्स्ट लिखा है, झींगा, प्रोन जैसे क्रस्टेशियी प्राणी में श्रृंगिक ग्रंथियां या हरित ग्रंथियां उत्सर्जन का कार्य करती है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपका होमवर्क है ये कि एक तरफ आप लिख देंगे उत्सर्जी अंग या उत्सर्जित संरचना, ठीक है, उत्सर्जी संरचना या उत्सर्जी अंग लिख सकते हैं, संरचना लिख दो बेटर रहेगा, अंग सब में नहीं है। और दूसरा इधर आप लिख देंगे जंतु के नाम या उदाहरण। तो ये अपने को जो 4 पैराग्राफ छोटे छोटे लिखे हैं, उसमें संरचना आदि वर्ग इधर आपने लिख लिया सबसे पहला। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो आप 3 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद में जब अपन बात करते हैं वृकक की, वो जो केंचुए में मिल रहा था, उसके बाद में तिलचट्टे की बात करते हैं तो मेल पीजी नलिका आप यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ आप क्या लिख लेंगे, तिलचट्टा या कॉकरोच एग्जाम्पल्स का लिख लेंगे। तो इस टाइप से आप लोग करेंगे नोटबुक में या एनसीईआरटी में, तो लास्ट में रिवीजन करना आपका क्या हो जाएगा, आसान यहां से हो जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही करेंगे, थोड़ा सा तबीयत नरम है इसीलिए, नहीं तो मैं मानव जो उत्सर्जन तंत्र है उसे स्टार्ट करता। काफी दिनों से तबीयत में थोड़ी सी कह सकते हैं, समझ सकते हैं, सुधार नहीं है, इसीलिए तो आज थोड़ा मुझे बेटर लगा, इसीलिए मैंने वीडियो जो है आपके लिए रिकॉर्ड किया है। बाकी जो कल अपन मिलेंगे तो मानव उत्सर्जन तंत्र का काफी पोर्शन अपन कर लेंगे। आप लोग एनसीईआरटी कंटिन्यू पढ़ लिए, और कोई डाउट है तो आप लोग डिस्कस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, ठीक है। बाकी मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।